एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हम लोग यहाँ पे द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का कुछ चेक करते हैं, देखते हैं क्या क्या आर्टिकल्स आए हैं, क्या क्या उसमें न्यूज आए हैं। तो आज डेट है 9 अप्रैल 2025। तो आज हम लोग देखेंगे कि न्यूज द इंडियन एक्सप्रेस में क्या क्या आर्टिकल आए और उसको एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले न्यूज से। तो आज का पहला न्यूज है इलीगल सुप्रीम कोर्ट सेट्स असाइड तमिलनाडु गवर्नर एक्ट ऑफ विथहोल्डिंग एसेट्स टू बिल्स। अब ये क्या है, हम आपको थोड़ा हिंदी में बताते हैं। तो इसका सार क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल या तो विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं या फिर उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए भेज सकते हैं। राज्यपाल दूसरी बार राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए भेजने की बात कहकर विधेयक को नहीं रोक सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल कोई भी अगर आया है उनके पास कुछ भी फैसला लेने के लिए, तो वो विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं या तो फिर उस विधेयक को राष्ट्रपति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर राज्यपाल मतलब एक बार अगर ट्रांसफ़र कर दिया तो फिर ये नहीं बोल सकते कि फिर दोबारा करना है, और ये बोल के उस बात को टाल नहीं सकते। तो देखते हैं क्या है। तमिलनाडु मामले में ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों की ओर से निर्वाचित सरकारों को दरकिनार करने की कोशिश पर कड़ा ऐतराज़ जताते हुए कहा कि उन्हें राजनीतिक कारणों से राज्य विधानसभाओं पर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए। राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे राज्य विधानमंडल के काम में बाधा या दबाव न डालें, क्योंकि इससे लोगों की अपेक्षाएं बाधित हो सकती है। उन्हें नागरिकों के प्रति जवाबदेह निर्वाचित सरकार का भी सम्मान करना चाहिए। राज्य विधानमंडल के सदस्य लोकतांत्रिक तरीके से राज्य के लोगों की ओर से चुने गए हैं, इसलिए उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए वे ज़्यादा सक्षम है। तो राज्यपाल को ज़्यादा इंटरफेयर करने से रोका गया है कि जो सरकार लोगों ने चुनी है वो अपना काम बखूबी निभाए, उन्हें अपना काम करने दिया जाए। जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि की ओर से राज्य सरकार के 10 विधेयकों को उचित कार्रवाई न करने व निष्क्रियता पर फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी की। तो सरकार की तरफ 10 विधेयक राज्यपाल के पास गए थे, तो उन्होंने उस पर सही तरीके से कार्रवाई नहीं की, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। शीर्ष कोर्ट ने कहा संघर्ष के समय राज्यपालों को आम सहमति और समाधान का अग्रदूत होना चाहिए। अपनी बुद्धि से उन्हें राज्य मशीनरी के कामकाज को सुचारू बनाना चाहिए और इसमें गतिरोध नहीं डालना चाहिए। उन्हें उत्प्रेरक होना चाहिए, न कि अवरोधक। मतलब उन्हें काम आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए, रोकने वाला नहीं। उनके सभी कार्यों को उच्च संवैधानिक पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए प्रेरित किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा लोगों की स्पष्ट पसंद, दूसरे शब्दों में राज्य विधानमंडल की पसंद के विपरीत कोई भी कार्य उनकी संवैधानिक शपथ का उल्लंघन होगा। तो संवैधानिक मूल्यों से हो निर्देशित। शीर्ष पीठ ने कहा भारत के लोगों की ओर से पोषित संवैधानिक मूल्य वर्षों के संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। जब निर्णय लेने के लिए कहा जाता है तो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति, मतलब गवर्नर की बात हो रही है या फिर जो भी सरकार के उच्च पोस्ट पर बैठे हुए उसको उनके बारे में हो रही है, हर व्यक्ति को राजनीतिक विचारों के आगे नहीं झुकना चाहिए, बल्कि संविधान मूल भावना की ओर से निर्देशित होना चाहिए। उन्हें अपने भीतर देखना चाहिए और विचार करना चाहिए क्या उनके कार्य उस संवैधानिक शपथ से प्रेरित है और क्या उनके द्वारा अपनाई गई कार्रवाई संविधान में निहित विचारों को आगे बढ़ाती है। यदि अथॉरिटी जानबूझकर संविधान को दरकिनार करने का प्रयास करती है तो अपने लोगों द्वारा पूजे जाने वाले उन्हीं आदर्शों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं जिन पर यह देश का है। तो कहा गया कि सरकार को अपना काम करने दिया जाए और आप अगर कुछ आ रहा है आप अपने सोच समझ से उसको आगे बढ़ाइए, ना कि उसको रोकिए। और राज्यपाल की चुप्पी पर उठाए थे सवाल।
कि राज्यपाल कुछ नहीं बोल रहे। सुनवाई के दौरान शीर्ष कोर्ट ने इस मामले में तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी को लेकर विवाद में कुछ प्रश्न तैयार किए गए थे। पीठ ने मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की शक्तियों पर 12 प्रश्न तैयार किए थे, जिनमें विधेयकों को मंजूरी देने, मंजूरी रोकने और राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति शामिल थी। इसके बाद शीर्ष कोर्ट ने विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी देने के मामले में राज्यपाल की चुप्पी पर सवाल उठाया और आश्चर्य जताया ताकि वह पुनः पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के पास कैसे भेज सकते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने तमिलनाडु की जो सरकार है और राज्यपाल से कुछ प्रश्न पूछने के लिए तैयार किए थे, जो कि आर्टिकल 200 के रिलेटेड थे। तो 200 में क्या होता है, उसमें राज्यपाल और उनके पावर के बारे में बात होता है। तो राज्यपाल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्यचकित रहे और उन्होंने उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया और कहा कि जो पारित हो गया विधेयक उसको दोबारा पारित करने के लिए राष्ट्रपति के पास आप कैसे उसको भेज सकते हैं। अम्बेडकर पर आज भी प्रासंगिक। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के अंत में संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर के भाषण से एक उदाहरण को पुनः प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया है कि यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1949 में था। अम्बेडकर ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यह निश्चित रूप से बुरा साबित होगा, क्योंकि जिन लोगों को इसे चलाने के लिए लाया जाता है वे बुरे होते हैं। वही संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, यह अच्छा साबित हो सकता है यदि जिन लोगों को इसे चलाने के लिए बुलाया जाए वो अच्छे होते हैं। तो संविधान अच्छा बुरा उस पर डिपेंड करता है, मतलब कि जो उसे चला रहा है। अगर अच्छे लोग चला रहे हैं तो संविधान लोगों की भलाई के लिए यूज होगा। अगर बुरे लोग चला रहे हैं तो संविधान को ही घुमा के ऐसा कर दिया जाए कि आपको नुकसान हो। तो उसी को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा किया। तो क्या है पॉकेट वीटो का? राज्यपाल की ओर से विधेयकों को बिना हस्ताक्षर किए अपने पास रोके रखने को पॉकेट वीटो कहते हैं। तो राज्यपाल के पास अगर कुछ विधेयक आए पास करने के लिए, राज्यपाल ने उसमें साइन नहीं किया और अपने पास रोक लिया, तो उसको पॉकेट वीटो कहते हैं, जिसके जरिए विधेयक राज्य विधानमंडल से पारित होने के बावजूद सही मायनों में निष्प्रभावी होता है। तमिलनाडु सरकार के वकील बोले, राज्यपाल बाधा डालने वाली मशीनरी की तहत काम न करे। तमिलनाडु राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा, शीर्ष अदालत ने फिर यह व्यवस्था दी है कि राज्यपालों को अपनी गरिमा और संसदीय लोकतंत्र के संवैधानिक मानदंडों के अनुसार काम करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यपालों को राज्य सरकार के सलाहकार की तरह काम करना चाहिए, न कि बाधा डालने वाली मशीनों की तरह। राज्यपाल का काम है कि राज्य सरकार के साथ मिलजुल के काम करें, राज्य सरकार के काम में बाधा न डालें। केरल सरकार ने राज्यपाल के खिलाफ याचिका को अन्य पीठ के पास भेजने के लिए किया आग्रह। केरल सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी को लेकर राज्यपाल के खिलाफ उसकी याचिका को जस्टिस JB पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ के पास भेजा जाए। तो केरल में भी कुछ ऐसा ही केस चल रहा था, जहाँ पे वहाँ के राज्यपाल ने जो विधेयक है उसको रोके रखा था। तो केरल सरकार ने भी बोला कि ये केस भी उसी बेंच के पास जाए जिसके पास तमिलनाडु सरकार का केस चल रहा है। केरल सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल के माध्यम से CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ को बताया कि उसकी याचिका स्वरूप में एक समान होने के कारण जस्टिस पारदीवाला की पीठ को भेजी जानी चाहिए। वेणुगोपाल ने कहा कि 2 साल हो गए विधेयक लंबित है। अटॉर्नी जनरल और R वेंकटरमणी ने इन दलीलों के विरोध किया और कहा कि मुद्दे अलग अलग हैं तथा इसके अलावा इस तरह का कोई भी फैसला लेने से पहले जस्टिस पारदीवाला के फैसले को पढ़ा जाना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह का कोई भी फैसला अगली सुनवाई पर दिया जाएगा और याचिका को 13 मई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। तमिलनाडु मामले में जस्टिस पारदीवाला ने सभी राज्यपालों के लिए राज्य विधानसभा और पारित विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए 1 से 3 महीने की समय सीमा फिर निर्धारित की है। तो केरल सरकार चाहती है कि उसके पास, मतलब जिसके पास तमिलनाडु सरकार का
केस चल रहा है जिस बेंच पे उसी पे भेजा जाए। पर जो अटॉर्नी जनरल है आर वेंकटरमण वो इसके विरोध में है। जो दलील हुआ है उसके, जो उनका कहना है कि जो भी फैसला है उससे पहले जो जस्टिस पारदीवाला जो तमिलनाडु केस देख रहे हैं उनका जो भी फैसला उसको एक बार पढ़ा जाए, किस तरह से उन्होंने सुनवाई की, क्या की और ये केस और वो केस अलग अलग है, ऐसा अटॉर्नी जनरल का कहना है। तो तमिलनाडु के केस में जो जस्टिस पारदीवाला है उन्होंने सभी राज्यों के राज्यपाल को निर्देश दिया कि जो भी पारित है उसको 1 से 3 महीने के भीतर पारित करके बताया जाए। तो सीएम स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया ऐतिहासिक। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की और इसे ऐतिहासिक बताया। डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने सोशल मीडिया के पर एक पोस्ट में कहा कि हम सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं के विधायी अधिकारों की पुष्टि की गई है और विपक्ष शासित राज्यों में प्रगतिशील विधायी सुधारों को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत राज्यपालों की प्रवृत्ति पर रोक लगाई गई है। तो तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने इस पर खुशी जाहिर की, कहा कि ये उनकी एक तरह से ऐतिहासिक जीत है और उन्होंने कहा कि जितने भी राज्यों में राज्यपाल जो केंद्र सरकार भेजे है वो अपोजिशन जो भी सरकार है उनकी जो भी प्रवृत्ति है उन पर रोक लगा रही है। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सदन को खुशखबरी देना चाहूँगा कि हमारी तमिलनाडु सरकार ने ऐतिहासिक फैसला हासिल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल द्वारा विधेयक को रोकना अवैध है। विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद कई विधेयक राज्यपाल के पास भेजे गए थे, जिन्हें राज्यपाल रवि ने लौटा दिया था। उन्हें दोबारा पारित किया गया और फिर से राज्यपाल के पास भेज दिया गया। स्टालिन ने कहा कि संविधान के अनुसार राज्यपाल को एक बार पारित विधेयक को दूसरी बार भी मंजूरी देना अनिवार्य है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वह देरी भी कर रहे थे। राज्य सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की उचित दलीलों को स्वीकार कर लिया और फैसला सुनाया कि राज्यपाल की सहमति माना जाना चाहिए। स्टालिन ने कहा कि यह फैसला सिर्फ तमिलनाडु की ही नहीं बल्कि भारत की सभी राज्यों की जीत है। अब आते हैं अगले न्यूज़ में। तो अगला न्यूज़ में यूएस स्लैप 104% टैरिफ ऑन चाइना से रेडी टू टॉक टू अदर्स। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं क्या है। टैरिफ मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अमेरिका में आयातित सभी चीनी वस्तुओं पर अतिरिक्त 34% टैरिफ की घोषणा की थी। चीनी वस्तु जो चाइना से आ रही है, चाइना जो भी वस्तु आ रही है उस पर 34% टैरिफ की घोषणा की। इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिका पर 34% टैरिफ लगाया। अमेरिका ने अब चीन पर 104% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। पहले अमेरिका ने सारे देशों पर टैरिफ लगाया था, जिसके जवाब में चीन ने भी लगा दिया अमेरिका पर। तो अमेरिका इसे बौखलाया और 104% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। जवाबी टैरिफ को लेकर चीन की ओर से दी गई धमकी का डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया है। अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। व्हाइट हाउस ने कहा कि नई टैरिफ दरें आज रात 12:01 पे जो कि अमेरिकी समय अनुसार लागू होंगी। दरअसल टैरिफ को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है। चीन भी पीछे नहीं हटना चाहता, अमेरिका भी पीछे नहीं हटना चाहता। अमेरिका ने चीन पर 34% टैरिफ लगाया था। इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिका पर 34% टैरिफ लगा दिया। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को धमकी दी थी कि अगर चीन कल यानी 8 अप्रैल 2025 तक अपने पहले से ही दीर्घकालिक व्यापार दुरुपयोग से ऊपर 34% की वृद्धि को वापस नहीं लेता तो अमेरिका चीन पर 50% का अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा, जो 9 अप्रैल से प्रभावी होगा। इसके अतिरिक्त चीन ने सभी वार्ताएं भी रद्द कर दी जाएंगी। तो अमेरिका ने 34% लगाया था, जिससे चीन को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा था बाकी देशों के मुकाबले। तो चीन ने अमेरिका में भी 34% लगा दिया, बोला कि जैसा वो लगाएंगे हम भी वैसा लगाएंगे। तो इस पर जो अमेरिकी राष्ट्रपति है डोनाल्ड, उन्होंने चीन को धमकी दी कि अगर चीन 8 अप्रैल 2025 तक अपने टैरिफ वापस नहीं लेता तो अमेरिका चीन पर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएगा।
तो चीन ने 54% लगाया था, तो अमेरिका ने 34% लगाया था, तो अमेरिका उसे 50% अतिरिक्त टैक्स लगाएगा, जो 9% प्रभावी होगा। और इसके साथ चीन के साथ जितनी भी वार्ताएं थी सब रद्द कर दी जाएंगी। तो चीन ने कहा कि गलती के ऊपर एक और गलती कर रहे हैं अमेरिका। इसके जवाब में चीन ने धमकी दी थी कि अमेरिका की ओर से चीन पर तथाकथित जवाबी टैरिफ लगाना पूरी तरह से निराधार और एक तरफा उकसावे वाला व्यवहार है। इसी वजह से हमने भी जवाबी टैरिफ लगाया है। आगे भी और टैरिफ लगाए जा सकते हैं। चीन ने कहा था, हमारे प्रतिक्रियात्मक उपाय उसकी संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों की रक्षा करने के लिए है। चीन पर टैरिफ बढ़ाने की अमेरिका धमकी एक गलती के ऊपर की गई एक और गलती है। इसके बाद फिर अमेरिका का ब्लैकमेलिंग वाला व्यवहार उजागर हो गया है। चीन ने कभी स्वीकार नहीं करेगा। अगर अमेरिका अपने तरीके से पर अड़ा रहा तो चीन अंत तक लड़ेगा। मतलब दोनों देश झुकने वाली नहीं है, दोनों टैरिफ टैरिफ खेलेंगे और बाकी देशों को इससे नुकसान होगा, क्योंकि इससे दूसरे देशों के जो शेयर मार्केट है उन पर असर पड़ता है। ट्रम्प के जो जवाबी टैरिफ को जानिए। 2 अप्रैल को अमेरिका ने भारत पर 26% जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इसके साथ ही अमेरिका ने वियतनाम पर 46%, चीन पर 34%, ताइवान पर 32%, दक्षिण कोरिया पर 25%, जापान पर 24% और यूरोपियन यूनियन पर 20% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रम्प ने कहा कि ये देश हम पर बहुत अधिक टैरिफ लगाते हैं, इसी वजह से हम उन पर जवाबी टैरिफ लगा रहे हैं। इसके बाद से भारत समेत तमाम देशों में महंगाई और मंदी को लेकर आशंकाएं पनपने लगी। अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है। अभी आते हैं अगला, जो कि वक्त अमेंडमेंट बिल से वक्त एक्ट कम्स इनटू फोर्स, सुप्रीम कोर्ट लाइकली टू हियर प्लीज ऑन अप्रैल 15। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को वक्त संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी। इसे संसद के बजट सत्र के दौरान पारित किया गया था। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में 10 याचिकाएं दायर की गई है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। कैविएट अभी आगे देखेंगे क्या है, तो इसको अब डिटेल में देखते हैं। वक्फ संशोधन कानून मतलब वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई कर सकता है। वहीं केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। सरकार की ओर से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आदेश पारित करने से पहले सुनवाई की मांग रखी गई है। तो याचिकाकर्ता का कहना है कि जब लागू किया जाए उससे पहले एक बार कोर्ट में सुनवाई हो जाए, ताकि कोर्ट की तरफ से भी क्लियर हो जाए कि ये सही है गलत है, इसे लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वक्फ विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 10 से अधिक याचिकाएं दायर की गई है, जिनमें राजनेताओं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा ए हिंद की याचिकाएं शामिल हैं। इन याचिकाओं में नए बनाए गए कानून की वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका दायर करने वाले वकीलों ने बताया कि याचिकाएं 15 अप्रैल को एक पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है। हालांकि अभी तक यह शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर नहीं दिखाई दे रहा, पर 15 अप्रैल को किसी भी एक पीठ के समक्ष सुनवाई होगी, पर इसके ऑफिशियली कोई टाइम डेट अभी तक सुप्रीम कोर्ट के ये वेबसाइट पे नहीं है। किसने याचिका दायर की? द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम डीएमके ने, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, मोहम्मद जावेद, एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी, राजद सांसद मनोज झा और फयाज अहमद। आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की। 7 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को यह आश्वासन दिया कि याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार किया जाएगा। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जमीयत उलमा ए हिंद की ओर से पेश हो रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट अपोजिशन, मतलब जो सेंट्रल है उसके अगेंस्ट है। अब क्या होती है कैविएट? सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से कैविएट दाखिल करना एक कानूनी प्रक्रिया है,
किसी व्यक्ति या संगठन को उसके खिलाफ किसी मामले में कोई आदेश पारित होने से पहले अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करती है ताकि एक पक्षीय फैसला न हो। क्या ये तो वो हो गया कि मतलब आप कोई कानून आने वाला है, किसी को इन लोगों को पसंद है नहीं है, क्योंकि सबको सभी चीज़ पसंद नहीं होता। तो उस केस में अगर कोई व्यक्ति है या कोई समुदाय है, संगठन है, वो उस बिल या फैसले के खिलाफ मतलब कानून मतलब आदेश जो है वो पारित होने से पहले मतलब लागू होने से पहले कोर्ट में अपील कर सकता है। वहाँ पे वो अपना पक्ष रखेगा कि क्यों वो इस कानून के खिलाफ है, इसके क्या मतलब साइड इफ़ेक्ट्स है या इससे नुकसान क्या हो रहा है वो रखेगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट उसको सुन सके और सही फैसला दे सके, ताकि ये ना लगे कि ये एक पक्षीय फैसला है। राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी। इसे बजट सत्र के दौरान संसद ने पारित किया था। कानून मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया था कि राष्ट्रपति इन दोनों विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी। 4 अप्रैल को राज्यसभा ने विधेयक के पक्ष में 128 और विपक्ष 95 मतों से इसे पारित किया था, जबकि लोकसभा ने लंबी बहस के बाद 3 अप्रैल को विधेयक की मंजूरी दे दी थी। यहाँ पे 228 सांसदों ने इसे पक्ष में और 232 ने इसके विरोध में मतदान किया था। अब आते हैं अगले पे, जहाँ पे बंगाल में वक्फ एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, जो कि थोड़ा वायलेंट हो गया है। पिछले सप्ताह वक्फ संशोधन विधेयक को संसद ने पारित किया है। नए कानून के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। मंगलवार को मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में लोग वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका तो झड़प हो गई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने वाहनों ने तोड़फोड़ की और आग लगा दी। सबसे आसान काम था ये कि वाहनों को तोड़फोड़ करना और आग लगा देना। विस्तार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई। सड़क जाम करने से रोकने पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। तो झड़प मतलब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कानून के खिलाफ, तो पुलिस इन्हें रोकने गई ताकि कोई मतलब सीरियस बढ़े ना या किसी को नुकसान ना हो। तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के वाहनों को ही तोड़ा और उसमें आग लगा दी। तो पुलिस ने शांत करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और बड़ी संख्या में उस एरिया में पुलिस बल की तैनाती की गई। संसद से पारित हुए वक्फ संशोधन कानून का लगातार विरोध हो रहा है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम संगठन ने जंगीपुर PWD मैदान से वक्फ बिल वापस लेने की मांग को लेकर विरोध मार्च निकाला था। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 में नेशनल हाईवे 12 को जाम करने के इरादे से जैसे ही ये मार्च जंगीपुर से उमरपुर की ओर बढ़ा, पुलिस ने उन्हें रोका। इसके बाद पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। भीड़ ने पुलिस की कई गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। यह भी जानकारी मिली है कि बनियापुर और उमरपुर इलाकों के कई घरों में भी तोड़फोड़ की गई है। इसके बाद जंगीपुर के पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक बड़ी पुलिस टीम स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पहुंची। इसे लेकर भाजपा ने TMC पर हमला बोल दिया। मतलब यहाँ पे पॉलिटिक्स गेम शुरू हो गया है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि पश्चिम बंगाल फिर से आग की लपेटों में, सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी है। इस पर मुर्शिदाबाद में मुस्लिम भीड़ वक्फ अधिनियम के विरोध में सड़कों पर उतर आई है। ममता बनर्जी ने बंगाल के विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण खो दिया है, जो अप्राकृतिक जनसंख्यिकीय बदलाव और अवैध घुसपैठ के कारण राज्य प्रशासन के लिए दुर्गम हो गया। अब वह केवल उनके वोटों की प्रत्याशा में गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। उन्हें 2026 में जाना ही होगा। तो यहाँ पे भाजपा ने TMC पर हमला किया। तो भाजपा नेता ने बोला कि जो भी हो रहा है, ममता बनर्जी ने उस पर अपना मतलब नियंत्रण खो दिया है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बाहरी अवैध घुसपैठ जो अननेचुरल तरीके से जनसंख्या में चेंजेस हुए, उसके कारण उन्होंने अपना नियंत्रण खो दिया और इससे वहाँ का जो भी कंट्रोल है वो इनके हाथों से निकल गया। अब
उनको वहाँ के लोगों के वोटों के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा और 2026 में वो उनकी सरकार वहाँ से खत्म होने वाली है। टीएमसी चाहती है हिंसा हो। दिलीप घोष भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद दिलीप घोष ने जंगीपुर में हुई हिंसा पर सीधे सीधे टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस चाहती है कि हिंसा हो। रामनवमी में तृणमूल कांग्रेस राज्य में कई अराजकता नहीं फैला पाई, अब इस तरह से इस हिंसा फैलाना चाहती है। जब वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम संसद में कानून बन गया है, फिर इस पर हिंसा का क्या मतलब? हिंसा फैलाने वालों से कार्रवाई चाहिए। तो अगला है दिल्ली PM10 लेवल इन फॉर ईयर 25 इज हाईएस्ट अमंग सिटी अंडर क्लीन एयर प्रोग्राम, सेज न्यूज एनालिसिस। तो दिल्ली में जो PM10 है, मतलब ये आपका हो जाता है कि पॉल्यूशन नापने का क्राइटेरिया। पॉल्यूशन किससे किससे नापा जाता है? पॉल्यूशन नापा जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स से। इसमें क्या क्या देखा जाता है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, PM2.5, फिर PM10, फिर अमोनिया, फिर लेड और फिर O3। इससे हम लोग वायु की गुणवत्ता नापते हैं, क्वालिटी ऑफ एयर। तो यहाँ पे जो PM10 है वो इंडिया के जितने शहर हैं उनमें से सबसे ज़्यादा खराब दिल्ली का है। तो दिल्ली रिकॉर्डेड द हाईएस्ट PM10 स्मॉलर देन 10 माइक्रोमीटर लेवल अमंग 130 सिटीज कवर्ड अंडर द सेंट्रल फ्लैगशिप नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इन द फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25। तो 130 शहर जो जिन पे ये मतलब सर्वे हुआ था, यहाँ पे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चला था, उनमें से सबसे खराब जो हालत थी वो दिल्ली की आई। Delhi recorded an annual average PM10 concentration of 206 micrograms cubic meter, while Bairihan and Patna annual PM10 level were 200 and 180 respectively. City covered under clean air program have been given a target to reduce level of inhalable PM10 pollution by up to 40%. तो सभी सिटी को जो भी इस स्कीम के अंदर में थे सबको बोला गया कि जो भी इनहेल करने वाले हवा है उन पर जो पॉल्यूटेंट है उनमें उनको रिड्यूस करना है 40%। तो और अचीव नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड बाय 25-26 ओवर दी 2017 बेस लाइन ईयर। दी NCAP evaluate PM10 रिडक्शन ऑन फाइनेंशियल ईयर बेसिस। तो सभी जगहों पर बढ़ा हुआ पर दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। तो अगला न्यूज है दुबई क्राउन प्रिंस इन इंडिया ट्रेड डिफेंस एंड टाइट डिस्कस्ड। तो दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम कल भारत दौरे पर आए हैं। मतलब ये एक दिन पहले का न्यूज है, वो आ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक क्राउन प्रिंस के तौर पर ये उनका पहला आधिकारिक दौरा होगा। अपने इस दौरे के दौरान वे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यूएई के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम कल से भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आएंगे। दुबई के क्राउन प्रिंस के रूप में यह उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा होगी। ये मतलब कल आ चुके हैं, तो इनका यात्रा 2 दिवसीय यात्रा स्टार्ट है। उनके साथ कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और एक उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी होगा। इस दौरान में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही मुंबई में एक बिजनेस राउंड टेबल में भी हिस्सा लेंगे, जिनका उद्देश्य भारत और यूएई के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। पीएम मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हमदान। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह भारत में शेख हमदान का यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 8 अप्रैल को क्राउन प्रिंस के सम्मान में एक वर्किंग लंच की मेजबानी भी करेंगे। उनके इस दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा क्राउन प्रिंस का यह दौरा भारत और यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती देगा और भारत तथा दुबई के बीच बहुआयामी रिश्ते को एक और गहरा करेगा।
मतलब ये दौरा इम्पोर्टेंट होगा भारत और यूएई के रिश्ते को लेकर। व्यापारिक सहयोग को मिलेगा नया पल। मुंबई में होने वाले बिजनेस राउंड टेबल में भारत और यूएई के प्रमुख उद्योगपतियों और कारोबारियों नेताओं की मौजूदगी रहेगी। प्रमुख उद्योगपतियों और कारोबारी नेताओं की मौजूदगी रहेगी। इस मीटिंग के माध्यम से पारंपरिक क्षेत्रों के साथ साथ भविष्य की तकनीकों और निवेश के नए क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह बातचीत भारत यूएई के आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को और मजबूत बनाएगी। भारत और दुबई के बीच गहरे रिश्ते। दुबई लंबे समय से भारत के साथ व्यापार, संस्कृति और लोगों के आपसी संपर्कों में एक अहम भूमिका निभाता रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूएई में रहने वाले करीब 43 लाख भारतीयों में से अधिकांश लोग दुबई में रहते हैं, वहीं काम करते हैं। भारत और यूएई के बीच व्यापारिक रिश्ते बहुत मजबूत हैं। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यूएई की कई कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं, खासकर बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और तकनीकी क्षेत्र में। क्राउन प्रिंस शेख हमदान का यह भारत और दोनों देशों के बीच पहले से मजबूत रिश्तों की ओर और मजबूती देगा, खास तौर पर व्यापार, रक्षा, आपसी सहयोग के नए क्षेत्रों में। इस दौरे से कई सकारात्मक नतीजे निकलने की उम्मीद है। यह दौरा न सिर्फ उच्च स्तरीय राजनीतिक बातचीत का मंच बनेगा, बल्कि दोनों देशों के लिए कारोबारी रिश्तों की भी नई दिशा देगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल अगले न्यूज़ के साथ। तब तक से चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जो लाल वाला बटन है अब ग्रे हो गया उसको सब्सक्राइब के लिए दबा दें, ताकि ये और लोगों के बीच में फैले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।